बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर 10th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 11 है होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे फंक्शन ऑफ किडनी के मतलब कुछ बातें डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक को समझने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। तो अजीज तलबा, याद रखिएगा कि इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने ना स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो है इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन को आप यूरिनरी ट्यूब्यूल का नाम भी देते हैं। और यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में और स्पेशली ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा होता है, उसके अंदर यूरिनरी ट्यूब्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बेसिकली जो किडनी के अंदर से यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है उसमें यूरिनरी ट्यूब्यूल भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अब ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल है जो कि आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर शामिल की गई हैं। तो हम इस टॉपिक की सिर्फ वही डिटेल्स देखेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। ये टॉपिक जब फेडरल बोर्ड के या पंजाब के किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आता है तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको आपने डिटेल के साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है। मैं आपको फिर बता दूं कि डिटेल स्ट्रक्चर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें डायग्राम लाजमी बनाया करें। अगर तो कोई डायग्राम आपकी बुक के अंदर शामिल है तो वो डायग्राम आपने लाजमी बनाना है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसके शुरू में सबसे पहले अच्छा सा नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम बनाएं और उसके बाद जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन को बयान करना शुरू करें, क्योंकि डायग्राम जितना अच्छा और आपने बेहतरीन बनाया होगा उसी की बेस पे एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको नंबर देते हैं। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है या डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है उसको हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में ब्रेकअप करके लिखा करें, उससे लिखने में भी आसानी होती है और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो याद रखिएगा कि फंक्शन ऑफ किडनी जो है ना, अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। इसको 3 मेन स्टेप्स हैं जिनके अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज द प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इन तीनों स्टेप्स के दौरान यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, या कुछ यूजफुल बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है ना वो भी फिल्ट्रेट के अंदर जब आ जाती हैं तो उनको कैसे रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन का है। और नेफ्रॉन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली 20% जो ब्लड है ना वो अंडर प्रेशर जो है ना यहाँ से फिल्टर होके जाता है। यहाँ पे एक प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है जिसके तहत उस फिल्ट्रेट के अंदर से कुछ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको चेक किया जाता है कि आया कि अगर कोई कंपोनेंट बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, तो उसको यूरिन फिल्ट्रेट के अंदर से निकाल लिया जाए। तो ये फिल्ट्रेट जो है ना ये बेसिकली कुछ फिल्ट्रेट के अंदर वाटर होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आइंस होते हैं, इनमें सोडियम आइन, पोटाशियम आइन और क्लोराइड आइंस का मेजर पार्ट शामिल होता है। इसके अलावा ग्लूकोज और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, यानी ये तमाम कंपोनेंट्स हैं जिनको अंडर प्रेशर यहाँ से फिल्टर किया जाता है। और अच्छा, ये फिल्ट्रेशन का रेट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली ना ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 120 ml पर मिनट के हिसाब से ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है रिपीट हो रहा होता है। यानी इसका मतलब ये है कि एक दिन में 45 गैलन जो है ना, यानी 180 लीटर जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है कि उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं और स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको निकाल लिया जाए। तो आप अगर अज्यूम करें कि अगर आपकी बॉडी में नॉर्मली 7 से 8 लीटर ब्लड मौजूद है तो वो एक दिन के अंदर 20 से 25 बार 20 to 25 टाइम्स जो है ना उस ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ना ये 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू हो रहा होता है। इसमें आपके पास ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और ये तीनों मैकेनिज्म्स आपने पढ़े हुए हैं। डिफ्यूजन आपको पता है, इट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस क्या होता है जी, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि इफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन then it is known as active transport and energy is utilized during the process of active transport. ATP की फॉर्म में जो एनर्जी है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान यूटिलाइज किया जाता है। तो अब ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है इसके दौरान कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपने ज़रूर ड्रा करना है, बहुत इजी डायग्राम है। और इसकी आप जहाँ से देखें कि जहाँ से रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट शुरू होता है ना, वहाँ से ही प्रेशर फिल्ट्रेशन और इसका आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है ना, इसका जो पहले वाला हिस्सा होता है इसको आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का वर्ड हम यूज करते हैं नियर टू द ओरिजिन। कोई स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट लेती है ना, या किसी भी बॉडी पार्ट का जहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है, वहाँ उसके लिए हम प्रॉक्सिमल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले रीजन में होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनको भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, जिनको हम सोडियम आइंस कहते हैं। सोडियम आइंस का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। अच्छा, आप याद रखिएगा कि ये रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत क्यों होती है। नेचर ने, अल्लाह पाक ने इतना ज़बरदस्त मैकेनिज्म बनाया है कि अब वो फिल्ट्रेट जिसने बॉडी से बाहर निकलता है उसको भी डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर यूरिनरी ट्यूब्यूल के अंदर बार बार चेक किया जाता है कि इसके अंदर अगर कोई बेनिफिशियल कंपोनेंट या प्रोडक्ट मौजूद है तो उसको वहाँ से वापस निकाल दिया जाए कि वो बॉडी के लिए फिर कहीं ना कहीं जाके यूटिलाइज हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला जो रीजन है उसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी वाटर को वापस जज़ब कर लिया जाता है। सोडियम आयन जो है उनको उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है और ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन आता है जिसको आप लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप का नाम देते हैं। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसमें याद रखिएगा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, यानी लूप ऑफ हेनले का वो पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है ट्यूब का, यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और जो असेंडिंग लूप होता है उसके अंदर से सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लूप के अंदर होगी और असेंडिंग लूप के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जैसे सोडियम आइंस हो गए, पोटेशियम आइंस हो गए हैं, उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन का है। तो इससे पहले ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है इसके मुतालिक मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से ये प्रोसेस समझाना चाहूँगा कि ये जो है इस प्रोसेस को, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को आप बिल्कुल इसी तरह समझ सकते हैं कि हम अपने घर के अंदर से जब आपकी घर में आपकी वालदा झाड़ू लगाती हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करती हैं और कूड़े के ढेर के अंदर डाल देती हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर के अंदर हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे किसी काम की नहीं है। उनको वालदा ने आपके घर के अंदर से फर्मेंट ने या आपकी मदर ने उनको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकाल के बाहर रख दिया। अब वही जब कूड़े के ढेर के ऊपर फालतू चीज़ें फेंक दी जाती हैं तो आप देखते हैं कि हो सकता है कि वो जो आपने अपने हिसाब से वेस्ट प्रोडक्ट समझ के बाहर कूड़े के ढेर पे फेंका था उसके अंदर कोई गोश्त का टुकड़ा हो, उसके अंदर कोई ब्रेड का पीस पड़ा हो, तो आप देखते हैं कि जैसे ही वो कूड़ा ढेर के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर आके परिंदे बैठ जाते हैं, कौवा बैठ जाता है, कौवा आएगा उसमें से गोश्त का कोई टुकड़ा है वो ले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई ब्रेड का पीस है, कोई बिस्किट का पीस है तो उसको कोई और परिंदा आके उठा के खा जाएगा। फिर आप देखते हैं कि अक्सर जो घर में जो रैपर्स वगैरह होते हैं उनको भी बाहर फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वेस्ट, उनको भी फेंक दिया जाता है। फिर कुछ बच्चे जो इस तरह की चीज़ों को चुन रहे होते हैं, कागज़ को या प्लास्टिक की चीज़ों को, वो आते हैं और उसी ढेर के कूड़े के अंदर से वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। इसको आप यही समझें कि ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। आपने अपने घर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल निकाला है, अभी उस वेस्ट मटेरियल के अंदर भी बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें शामिल हैं जिनको अगले स्टेजेस के ऊपर जाके या तो परिंदे निकाल लेंगे या कूड़ा उठाने वाले जो या प्लास्टिक इकट्ठे करने वाले बच्चे हैं वो उसको उठा के ले जाएंगे। तो बिल्कुल यही मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी काम कर रहा है कि जो मटेरियल किडनीज के अंदर आ रहा है
ठीक है ना, उसके अंदर किडनी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर भी अभी कुछ ना कुछ बेनिफिशियल मटेरियल्स या आयंस मौजूद होते हैं जिनको फर्दर स्टेजेस के ऊपर रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है। यानी इसमें वाटर आपका है, सोडियम आयंस है, ठीक है, ग्लूकोज है, इनको बॉडी से फिर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि इनको आगे फर्दर किसी प्रोसेस के दौरान यूटिलाइज कर लिया जाए। थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का जो प्रोसेस है, इसके दौरान डिफरेंट आयंस जैसे क्रिएटिनाइन और यूरिया जो है ना, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। यानी कि ये अब टोटली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद अब उस फिल्ट्रेट के अंदर सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रह गई हैं। उनको फिर आगे जो कलेक्टिंग डक्ट्स वाला रीजन है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वहां से फिर उसको रीनल ट्यूब्यूल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो पीएच है, यूरिन की पीएच है, उसको मेंटेन रखा जाता है और वो पीएच जो है ना 7.35 टू 7.45 की रेंज है, उसके अंदर इसको मेंटेन करके रखा जाता है। अच्छा, अब इन तमाम स्टेप्स के से गुजरने के बाद रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट आपके पास आता है, इस फिल्ट्रेट को आप यूराइन का नाम देते हैं और फिर इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और वहां से फिर ये रीनल पेल्विस की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन यूराइन। ह्यूमन यूराइन की केमिकल कंपोजिशन याद होनी चाहिए। इससे रेलेवेंट आपसे ऑब्जेक्टिव में भी, एमसीक्यूज में भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इसके अलावा जो आपके 2 से 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप यूरिन की केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें 95% वाटर होता है, 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया होता है, क्लोराइड आयंस 1.87 ग्राम पर लीटर होते हैं, सोडियम आयंस 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम 0.75 ग्राम पर लीटर, क्रिएटिनाइन 0.67 और इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स और आयंस होते हैं जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब आप इनमें देख लें कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनमें जो मेजर आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो यूरिया है, जिसको यूराइन के दौरान एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से। जी, तो एक और छोटा सा टॉपिक है इसी से रेलेवेंट, वो भी हम देख लेते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो याद रखिएगा कि किडनी न सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर फिर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का जो बैलेंस है ना, उसको मेंटेन रखने के अंदर भी किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको हम ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी कहते हैं। तो इसके दौरान हमारी बॉडी के अंदर चूंकि वाटर कंटेंट बहुत जरूरी है, टेम्परेचर की चेंज होने के साथ या एनवायरमेंटल फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरिएबल होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी बाकायदा इस चीज को चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि इस वक्त जो वाटर है ना, उसको वाटर की हमारी बॉडी को जरूरत है या नहीं है। अगर बॉडी और बॉडी की तमाम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए वाटर चाहिए तो उसको कम से कम बॉडी से बाहर थ्रू यूरिन रिमूव किया जाएगा, और अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर बॉडी के अंदर मौजूद है तो उसके दौरान क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को यूरिन से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, यूरिन के जरिए बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में यूरिन की 2 बड़ी आप कैटेगरीज बना सकते हैं, हाइपोटोनिक यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक वो यूरिन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन समझे कि कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना। और ये किस वक्त हाइपोटोनिक यूरिन किस वक्त पैदा होता है, वाटर इनटेक इज वेरी हाई, यानी जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस जो है ना उसमें वाटर को इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता, तो विंटर सीजन में वाटर इनटेक जब हाई होता है उस सूरत में हाइपोटोनिक यूराइन जो है ना उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। और जब सेकेंड आपके पास हाइपरटोनिक यूराइन आ जाता है, हाइपरटोनिक वो यूराइन होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या वेस्ट प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन जो है ना वो ज्यादा होता है। और ये किस सिचुएशन में हो रहा होता है, ये उस सूरत में होता है जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है और वाटर को बॉडी के अंदर आपने कंजर्व करना होता है। और ये समर सीजन में हो रहा होता है, गर्मियों के मौसम में आपको पता है कि थर्मोरेगुलेशन के दौरान भी हमारी बॉडी वाटर को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रही होती है। तो उस सूरत में आपका क्या होता है जी, हाइपरटोनिक यूराइन जो है
वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इस ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को मेंटेन करने के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड द अदर इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो इन दोनों हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। एडीएच हार्मोन जो है ना, ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस के दौरान ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और एडीएच का एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजेस परमिबिलिटी, यानी ये इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आप ये समझें कि गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में, जब हमारी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन के लिए वाटर चाहिए, तो उस सूरत में वाटर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो उस दौरान एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन होती है ताकि वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करने के प्रोसेस को रोक दिया जाए। और अगर आप विंटर देखें, सर्दियों के मौसम में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी में रखने की जरूरत नहीं होती, तो उस सूरत में एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन को रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास एक और हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये हमारी किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको हम एड्रीनल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको आप एल्डोस्टेरोन का नाम देते हैं। और ये एल्डोस्टेरोन जो है ना, कुछ फॉल्ट्स के कंसंट्रेशन की रीअब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्पेशली सोडियम आयंस के एक्टिव अपटेक के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी सोडियम आयंस की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, इसके दौरान ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अजीज तलबा, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको अपने ये दोनों टॉपिक्स जो है ना, इनको समझने के अंदर बड़ी हेल्प मिली होगी। आज के टॉपिक के अंदर हमने फंक्शन ऑफ किडनी की प्रोसेस को देखा है और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को देखा है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आपको इस टॉपिक से रेलेवेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या बोर्ड्स के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।